डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो के इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम TYBA का पेपर 6 खंड 8 की इकाई 27 में कथा साहित्य, कहानी एवं उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे हिंदी साहित्य में गद्य पद्य दो प्रकार का साहित्य पाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि गद्य में विचारों की प्रधानता होती है और पद्य में भाव की प्रधानता होती है। गद्य विचारात्मक होता है और पद्य भावात्मक होता है। हमारी हिंदी में गद्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है, जिसमें सबसे पहले निबंध की विधा जनता के सामने आ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, संस्मरण, आत्मकथा आदि अन्य गद्य विधाएं भी सामने आती है। 19वीं शताब्दी में गद्य की शुरुआत हुई थी, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। गद्य का विकास करने में कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके मुख्य विद्वान लल्लूलाल जी और सदल मिश्र दोनों ने गिलक्राइस्ट के निर्देशन में पुस्तकों का प्रकाशन कार्य शुरू किया। लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर लिखी और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखी। ये पुस्तकें इन दोनों ने ही तैयार की। फिर सदा सुखलाल जी भी इसमें आ जाते हैं, जिन्होंने सुख सागर नामक पुस्तक लिखी। मुंशी इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी। इन रचनाओं की भाषा खड़ी बोली थी। तो इस तरह आधुनिक खड़ी बोली में गद्य का विकास हो रहा था। बंगाल के राजा राम मोहन राय ने वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद किया। हमारी हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से निकला। इसी समय आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, जो गुजराती भाषा के होने के बावजूद अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। बाद में भारतेंदु युग में गद्य विकसित हुआ। अब हम उपन्यास विधा के बारे में बात करें तो बहुत सारे विद्वानों का मत है कि गद्य की शुरुआत 10वीं शताब्दी से हुई है, जब हमारा आदिकाल आ रहा है। उस समय गद्य की शुरुआत हो गई, ऐसा ये विद्वान मानते हैं। लेकिन सही अर्थों में खड़ी बोली की बात करें तो वो 19वीं शताब्दी से ही माना जाएगा। 19वीं शताब्दी से पहले देखें तो राजस्थानी गद्य आ जाता है, मैथिली भाषा का गद्य भी हमारे सामने आता है, ब्रज भाषा का गद्य भी लिखा गया है, जैसे 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता। तो दक्षिणी भाषा में भी गद्य लिखा गया।
ये सारा गद्य पूर्व का माना जाता है, यानी कि 19वीं शताब्दी से पूर्व का। उत्तर भारत में भी गद्य का विकास हुआ जो 17वीं 18वीं शताब्दी से माना जाता है। हम गद्य का विकास देखें तो अकबर के दरबारी कवि थे गंग भाट, जिन्होंने चंद छंद वर्णन की महिमा की रचना की। गंग के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार गंग के बाद शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली की सर्वप्रथम गद्य रचना राम प्रसाद निरंजनी द्वारा रचित भाषा योग वशिष्ठ मानी जाती है। अब हम उपन्यास की बात करें तो उपन्यास शब्द की तो उपन्यास का संधि विच्छेद करें तो उपजोड़ न्यास होता है। उप का अर्थ समीप तथा न्यास का अर्थ होता है धरोहर। पास में रखी हुई वस्तु जो हमारी धरोहर है वो उपन्यास कहलाता है। उपन्यास हिंदी गद्य साहित्य की आधुनिक विधा है। उपन्यास आकार में कहानी से बड़ा होता है और जिसमें जीवन का सर्वांग पूर्ण रूप चित्रित किया जाता है। कहानी में देखें तो जीवन के किसी एक पक्ष पर चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में एक मुख्य कथा तो होती है और साथ में उसका विकास करने के लिए अन्य छोटी छोटी प्रसंगारूप कथाएं भी जुड़ी हुई होती है। इसीलिए उपन्यास में चरित्र के विकास के लिए अवकाश रहता है और उसमें चरित्र चित्रण भी बखूबी किया जा सकता है। जीवन का प्रत्येक जीवन दर्शन हम उपन्यास में देख सकते हैं। उपन्यास की कुछ परिभाषाएं अब हम देखें तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। जीवन है तो वास्तविक, लेकिन उसे कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि जीवन जो है वो हमारे कल्पना के साथ रहता है। अब मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि मनुष्य के चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। इसीलिए उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा गया है, यानी कि मनुष्य का आख्यान है। जो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार अगर हम परिभाषा देखें तो गद्य का नव विकसित रूप है, जिसमें कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद आदि तत्वों के माध्यम से यथार्थ और कल्पना मिश्रित कहानी आकर्षक शैली में प्रस्तुत की जाती है। साहित्य की प्रवृत्ति और चिंतन के आधार पर हम उपन्यासों का वर्गीकरण इन 5 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला सामाजिक उपन्यास, दूसरा ऐतिहासिक उपन्यास, तीसरा कुतूहलपूर्ण उपन्यास, चौथा प्रयोगवादी उपन्यास। सामाजिक उपन्यास जो शुरुआत में लिखे गए उपन्यास है, जिसमें समाज की प्राधान्यता रहती है, जो इसी आधार पर समाज के आधार पर ही लिखे गए। फिर ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए और उसके बाद जिज्ञासा को उत्पन्न करने वाले यानी कि जासूसी उपन्यास लिखे गए। फिर आंचलिक उपन्यास लिखे गए जिसमें अंचल का प्रभाव रहा। फिर प्रयोगवादी उपन्यास जो नवीन उपन्यास आए, जो अलग अलग शैली में हिंदी लिखे गए, हिंदी में अलग अलग शैली में लिखे गए। हिंदी में देखें तो उपन्यासों में सबसे पहले उपन्यासों का अनुवाद किया जा रहा था।
क्योंकि उपन्यासों में मौलिक उपन्यास लिखना अभी शुरू नहीं हुआ था। पहले क्या हुआ था कि पाश्चात्य के उपन्यास, नोवेल आदि को पढ़ा जा रहा था और पढ़कर उसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट किया जाता था। बाद में मौलिक उपन्यास आए, जो शुरुआत में तो अनुदित उपन्यास ही आए, जिसमें पंडित वंशीधर का उपन्यास आता है, जिसका शीर्षक था सैंडफोर्ड एंड मर्टन, जो थॉमस डे द्वारा लिखा गया था। 1853 में पंडित वंशीधर ने हिंदी में अनुवाद किया। अब हम हिंदी में सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास की बात करें तो हम पहले देखते थे कि उपन्यास, नाटक आदि पाश्चात्य विधाएं थी, तो सर्वप्रथम हमारे सामने अनुदित होकर ही ये सारे उपन्यास आए और फिर उनमें मौलिकता आई और मौलिक उपन्यास लिखे गए। अब देखें तो रचना काल के आधार पर यदि देखें हम तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भाग्यवती को माना जाता है, जिसके रचनाकार श्रद्धाराम फिल्लोरी है, जिन्होंने 1877 ईस्वी में ये उपन्यास लिखा। परंतु अंग्रेजी ढंग के आधार पर बहुत सारी औपन्यासिक क्षमता न होने के कारण अंग्रेजी ढंग के आधार पर हिंदी का प्रथम उपन्यास नहीं माना जा सकता। अगर अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास माना जाए तो परीक्षा गुरु, जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है, जो 1882 ईस्वी में आया, उसे बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना। भाग्यवती को देखें तो भाग्यवती उपन्यास में सभी तत्व मौजूद नहीं थे के कारण, या देखें तो वो केवल नारी शिक्षा के लिए ही लिखा गया ग्रंथ है, ऐसा माना गया है। अतः इसको उपन्यास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अब परीक्षा गुरु में देखें तो उसमें उपदेशात्मकता के साथ साथ हमारे जो अंग्रेजी ढंग के औपन्यासिक तत्व है उनका समावेश भी हो जाता है। इसीलिए उसको कई सारे विद्वानों ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। सबने नहीं, लेकिन कई सारे ज्यादातर विद्वानों ने माना है। अब हिंदी उपन्यास का विकास हम देखें तो उपन्यास के विकास को जानने के लिए हमें उपन्यास को 4 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। अब हम देखें उपन्यास को हम जब 4 भागों में विभाजित करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रेमचंद है, उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे और इसी आधार पर उनको उपन्यास सम्राट भी कहा गया है। यानी कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा गया है, तो हम उनको केंद्र में रखकर उपन्यास को 4 युगों में या 4 कालों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे पूर्व प्रेमचंद युग, दूसरा प्रेमचंद युग, तीसरा उत्तर प्रेमचंद युग और चौथा स्वातंत्रोत्तर युग। अब पूर्व प्रेमचंद युग में हम गणपति चंद्र ने पूर्व प्रेमचंद युग में हम देखें तो गणपति चंद्र गुप्त ने 2 भागों में विभाजित किया है। प्रारंभिक युग जिसका समय 1918
प्रारंभिक युग के उपन्यासों को भी उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। पहला मौलिक उपन्यास, दूसरा अनुदित उपन्यास। मौलिक उपन्यास को पुनः 3 भागों में गणपति चंद्रगुप्त ने विभाजित किया है। पहला सामाजिक उपन्यास, दूसरा ऐतिहासिक उपन्यास, तीसरा रोमांचक यानी कि घटना प्रधान उपन्यास। ये विभाजन गणपति चंद्रगुप्त ने किया है। अब हम प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में देखें तो प्रेमचंद पूर्व का युग, जिसमें सबसे पहले जिस उपन्यासकार का नाम आता है वो है बालकृष्ण भट्ट, जिसका नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य क्रिया, शोजान एक सुजान, उसके बाद ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न, रत्नचंद प्लीडर का नूतन चरित्र, लज्जाराम शर्मा लिखित धूर्त रसिकलाल, आदर्श दंपति, राधा कृष्ण दास रचित निसहाय हिंदू, ये सभी उपन्यासों में सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का स्वर होने के साथ साथ आदर्श समाज की कल्पना का संकेत है। तो ये सारे सामाजिक उपन्यास माने जा सकते हैं। इसके बाद उपन्यास सर्जना का यह क्रम निरंतर चलता रहा और सामाजिक, पौराणिक, अय्यारी, जासूसी सब प्रकार के उपन्यास रचे जाने लगे। यदि ऐसा कहा जाए कि उपन्यासों की एक बाढ़ सी आ गई तो अत्युक्ति न होगी, किंतु प्रमुख नाम केवल 3 है: किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी। किशोरीलाल गोस्वामी ने अकेले ही 65 उपन्यासों की रचना की और सब प्रकार के उपन्यास लिखे। गोपाल राम गहमरी ने दर्जनों जासूसी उपन्यासों की रचना की। देवकीनंदन खत्री हिंदी के पहले मौलिक उपन्यास लेखक थे, जिनके तिलस्मी उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम मच गई। चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति जो उनके प्रसिद्ध उपन्यास थे जिन इस उपन्यास को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने, जो अहिंदी भाषी थी तो अहिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखी। इन उपन्यासों में घटनाओं के साथ साथ कल्पनाशीलता की प्रधानता थी। इससे जनतन का मनोरंजन तो खूब हुआ, किंतु कलात्मक दृष्टि नहीं हुई। इसी समय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध ने अधखिला फूल और ठेठ हिंदी ठाठ नामक उपन्यास लिखे, जिनका महत्व केवल भाषाई स्तर का है। लज्जाराम मेहता ने कुछ आदर्शवादी उपन्यासों की रचना की। इन मौलिक उपन्यासों के साथ साथ विभिन्न भाषाएं जैसे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मराठी आदि से उपन्यासों के अनुवाद किए जाने की परंपरा भी चलती जा रही थी। इन उपन्यासों का हिंदी के औपन्यासिक रचना विधान पर विशेष प्रभाव पड़ा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उपन्यास साहित्य का आरंभ भले ही
सामान्य स्तर का रहा, किंतु इसका उत्तरोत्तर विकास बड़े ही उत्साहजनक वातावरण में हुआ। आलोचकों का कथन है कि हिंदी में जितने उपन्यास इस युग में रचे गए, परवर्ती किसी युग में नहीं आए। तो अब हम देखते हैं कि हिंदी उपन्यास का जो विकास इस युग में, मतलब कि पूर्व प्रेमचंद युग में ढेर सारे उपन्यासों की रचना हुई, और जितने उपन्यास इस युग में रचे गए हैं उतने उपन्यास किसी युग में रचे नहीं गए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने उपन्यास की परिभाषा, हिंदी के सर्वप्रथम अनुदित उपन्यास, हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास और हिंदी के जो अलग अलग युगों में उसके विकास हुआ उसके बारे में, और पूर्व प्रेमचंद युग में जो उपन्यास लिखे गए हैं उसके बारे में हमने आज चर्चा की। आगे के लेक्चर में हम प्रेमचंद युग और उसके बाद के सारे युगों के बारे में हम चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप